तो लिखो, टॉपिक लिखो, राष्ट्रपति शासन। तो टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति शासन। ठीक है, बाकी सब तो हो गया था हमारा, राष्ट्रीय आपातकाल वगैरह। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है? 356। तो लिख लेना राष्ट्रीय शासन, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? आर्टिकल 356। अनुच्छेद हो गया आपका 356। ठीक है, तो क्या मतलब है राष्ट्रपति शासन का? बर्खास्त करके, यानी लंबित करके पूरा शक्ति कौन ले लेता है? केंद्र की सरकार। आम आदमी से पूछो तो ये यही यही बताएगा, ठीक है ना। लेकिन केंद्र सरकार ऐसा क्यों कर रही है? केंद्र सरकार ऐसा क्यों कर रही है कि वो राष्ट्र फेडरल फेडरल क्वासी फेडरल कंट्री है। इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? फेडरल है ना। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां हैं, केंद्र सरकार के पास क्या है? अपनी शक्तियां हैं। तो केंद्र सरकार बर्खास्त कर सकती है राज्य सरकार को। और क्यों कर सकती है? कहां से उसको ये शक्ति मिल रहा है? तो वो क्या है? संविधान में तो कहीं कुछ लिखा होगा ना। तो आर्टिकल 356 पढ़ने से पहले समझना पड़ता है आर्टिकल 355 को। आर्टिकल 355 जो है वो ये कहता है कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो राज्यों को, है ना, बाहरी आक्रमण या फिर जो इंटरनल डिस्टरबेंस है उससे उसकी क्या करे? रक्षा करे। है ना, यानी कि ये किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार की। तो केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो राज्यों की क्या करे? बाहरी आक्रमण, युद्ध या फिर जो आंतरिक गड़बड़ी होती है उससे क्या करेगा? रक्षा करेगा। और ये राज्य संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार क्या करें? काम करें। अपनी इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार क्या करता है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करता है। जब वो ये देखता है कि राज्यों में सुरक्षा की स्थिति क्या है? काफी गंभीर हो चुकी है, राज्य सरकार उसको संभाल नहीं पा रहा, जैसे मणिपुर का मामला था, है कि नहीं? या फिर बहुत सारे जम्मू कश्मीर में लगाया गया, पंजाब में लगाया गया। तो किस आधार पर लगाया गया? क्योंकि वहां पर आतंकवाद क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। और राज्य की सरकार उसको रोकने में क्या हो रही थी? विफल हो रही थी। या फिर किसी राज्य में संविधान का क्या होने लगे? उल्लंघन होना शुरू हो जाए, मतलब संवैधानिक संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार वहां पर शासन नहीं चल रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेल होने के कारण, है ना, भी राष्ट्रीय शासन लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जिम्मेदारी सुनिश्चित करे कि राज्य संविधान के अनुसार काम करें। और जो अगर उनको सुरक्षा का कोई खतरा है तो उसको क्या किया जाए? केंद्र उसकी क्या करे? सहायता करे। तो ये कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 355 में। तो पहला लाइन लिखिए, ठीक है ना। तो 356 में जाने से पहले हमें जिम्मेदारियों को देखना होगा कि केंद्र सरकार की राज्यों के प्रति क्या है, क्या जिम्मेदारी है। ठीक है, तो लिखिए अनुच्छेद 355। आवाज कम करा दें, जा बोलो, बोलो उसको थोड़ा सा हल्का कम कर देगा, पीछे बुलाओ उसको। तुमको आता है कम करने? पता चला खत्म ही नहीं कर देना कुछ। हाँ, तो क्या लिखोगे पहले? टॉपिक अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355, ठीक है, लिखो इसमें, है ना। अनुच्छेद 355 के अनुसार, अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा, संघ का यह कर्तव्य होगा। हाँ हाँ, सब ठीक है, ठीक तो है।
पूरे कम कर दिए क्या? थोड़ा सा हल्का बढ़ाओ, हल्का, बस छोड़ दो। हाँ, तो मैंने क्या लिखवाया कि अनुच्छेद 355 के अनुसार। हाँ ठीक है, तो टॉपिक क्या लिखेगा आप लोग? अनुच्छेद 355। और मैंने क्या बताया कि संघ का यह कर्तव्य होगा, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण, किससे? बाहरी आक्रमण, बाहरी आक्रमण और बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति, है ना, बाहरी आक्रमण और किससे? आंतरिक अशांति से, आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और इस बात को भी सुनिश्चित करे, और इस बात को भी सुनिश्चित करे कि राज्य की सरकारें, राज्य की सरकारें संविधान के प्रावधानों के अनुसार, संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करें, संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको राष्ट्रीय शासन क्यों लगाया जाता है, इसके रीजंस के बारे में आपको समझना होगा, और केंद्र सरकार को ये शक्ति कहां से मिलती है इसके बारे में आपको जानना होगा। तो मैंने क्या कहा कि 356 तो बाद में आएगा, उससे पहले क्या आता है? अनुच्छेद 355, जो क्या कह रहा है कि यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की वो क्या करेगा? रक्षा करेगा, किससे? बाहरी आक्रमण से और आंतरिक अशांति से, और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करेगा कि राज्य सरकारें संविधान के प्रावधानों के अनुसार क्या करें? कार्य करें। यहीं से वो आधार निकल करके आता है कि किस आधार पर, है ना, राष्ट्रीय शासन लगाया जा सकता है, किस पे? राज्यों के ऊपर। ठीक है, तो ये कर्तव्य, तो अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए ही, जैसे आप देखो कि सुरक्षा व्यवस्था तो किसका काम है? राज्यों का काम है। लेकिन जब सुरक्षा व्यवस्था काफी गंभीर हो जाए, राज्य सरकारें उसको डील नहीं कर पा रही हैं, तो फिर कौन आएगा? केंद्र की सरकार। और वो क्या करेगी? पहले तो सपोर्ट करेगी, मतलब कुछ केंद्रीय बल भेज देगी, सेना भेज देगी, लेकिन फिर भी अगर आप क्या नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आखिरी रास्ता क्या है? राष्ट्रीय शासन। जैसे मणिपुर में 2 साल तक सरकार तो रही, लेकिन जब देखा गया कि मणिपुर में हिंसा जो है राज्य सरकार रोक नहीं पा रही है, लोग खुद राज्य सरकार का क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं, तो केंद्र को क्या करना पड़ा? प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा। फिर आगे चल करके अब जो है प्रेसिडेंट रूल को क्या किया गया? हटाया गया, तब वहां पे ये सब, तो कहने का नई सरकार का गठन हुआ, है ना, तो ये चीजें, तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा केंद्र की जिम्मेदारी किसके प्रति? राज्यों के प्रति। ठीक है ना, लिखो, आगे लिखो कि अपने इसी कर्तव्य, आगे लिखना, एक नया पॉइंट बनाओ, अपने इसी कर्तव्य के अनुपालन में, अपने इसी कर्तव्य के अनुपालन के लिए, ऐसे लिखना, अनुपालन के लिए केंद्र केंद्र अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 का उपयोग करके, अनुच्छेद 356 का उपयोग करके, उपयोग करके राज्य में संविधानिक तंत्र, राज्य में संविधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर, विफल हो जाने पर या आंतरिक अशांति के कारण, आंतरिक अशांति के कारण, आंतरिक अशांति के कारण राज्य सरकार को, राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकता है, राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकता है, नियंत्रण में ले सकता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको समझना है अनुच्छेद 355
जो केंद्र को कुछ क्या दे रहा है, कर्तव्य दे रहा है, किसके प्रति, राज्यों के प्रति। और अपने इसी कर्तव्य का पालन करने के लिए केंद्र क्या करता है, कभी कभी राज्यों पर राष्ट्रपति शासन का क्या करता है, उपयोग। देखिए, लेकिन ये काफी खतरनाक चीज है, क्योंकि संविधान सभा में भी जब इस बात पर चर्चा हो रही थी, तो ये चर्चा हो रही थी कि क्या केंद्र को इतना पावर दिया जाए कि वो राज्य की सरकारों को बर्खास्त कर सके, है ना, क्योंकि आगे चल करके फिर इसका क्या होगा, दुरुपयोग। और हम लोग देखेंगे आगे चल करके बहुत ज्यादा बार राष्ट्रीय शासन का क्या किया गया, उपयोग किया गया। 130 से ज्यादा बार ना क्या हो चुका है, राष्ट्रपति शासन इस देश में लगाया जा चुका है। यानी कि 130 बार केंद्र की सरकार ने राज्यों की सरकारों को क्या किया है, का कंट्रोल अपने हाथों में लिया है। तो शुरुआत में भी आप देखोगे कि इस बात पर की आशंका थी कि आगे चल करके क्या होगा कि राष्ट्र जो केंद्र की सरकार है वो क्या कर सकती है, अपने पावर का दुरुपयोग कर सकती है, किया भी गया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्या आया है, जजमेंट आया है कि बिना अविवेकशील या फिर बिना किसी ठोस कारण के आप किसी भी राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। तो वो आगे चल करके देखेंगे। आप देखोगे बहुत सारे जो फेडरल नेशन है, जैसे अमेरिका जैसे देश हैं, वहां पर केंद्र की सरकार क्या राज्य सरकारों को बर्खास्त कर सकती है, नहीं कर सकती है। जैसे आप देखोगे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जो कि फेडरल कंट्री माने जाते हैं, जिसमें केंद्र भी है और क्या है, राज्य भी है। वहां पर आप देखोगे केंद्र को राज्यों को बर्खास्त करने का कोई भी पावर नहीं दिया गया है। लेकिन भारत में केंद्र को क्या दिया गया, राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का पावर। ठीक है ना, क्यों दिया गया, इसके पीछे का रीजन क्या था, अपनी देश की एकता अखंडता को क्या रखना, बनाए रखने के लिए। क्योंकि भारत की जो स्थिति थोड़ी सी क्या है, अलग है। अमेरिका में जो राज्य शामिल हुए हैं, अभी तक आपने नहीं सुना होगा किसी राज्य ने उसको क्या किया हो, बाहर निकलने के लिए कोई आंदोलन चलाया हो। लेकिन भारत जब आजाद हो रहा है तो आप देखोगे रियासतों को हम लोग क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। कई रियासत के राजा चाह रहे हैं कि वो भारत से अलग होकर क्या बना लें, अपना एक नया देश बना लें। हैदराबाद, जूनागढ़ जैसे भी रियासत थे। उधर नागालैंड में क्या है, वो अपने आप को अलग ही देश घोषित कर रहा है कि हम क्या है, भारतीय संघ में शामिल नहीं होंगे। तो ऐसी बहुत सारी समस्याओं का सामना कौन कर रहा था, भारत कर रहा था। अभी भारत में कुछ वर्षों तक एकता अखंडता के लिए हमें क्या करना था, बहुत सारा काम करना था। क्षेत्रवाद बहुत चरम सीमा पर था, भाषावाद बहुत चरम सीमा पे था। और ऐसी स्थिति में ये लाजमी था कि क्या होगा, केंद्र को ज्यादा शक्तियां मिलेंगी। तो केंद्र को जो ज्यादा शक्तियां मिली हैं उसके पीछे उस समय का सिचुएशन क्या है, काफी मतलब कि जिम्मेदार माना जा सकता है। तो आप देखोगे एक भारत देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को क्या दिया गया, ये शक्ति प्रदान की गई कि अगर राज्यों से, अगर मान लीजिए राज्यों में अगर संविधान का क्या होगा, उल्लंघन होगा और राज्य सरकार उसको ठीक नहीं कर पा रही है, तो फिर केंद्र क्या करे, कमान अपने हाथों में लेकर के वहां पर शांति व्यवस्था स्थापित करे, या फिर जो संविधान का शासन होता है उसको क्या करे, स्थापित करे। तो रीजन बहुत ही साफ था कि जो उस समय का सिचुएशन था उसमें हमें केंद्र को ज्यादा शक्ति देने की क्या थी, आवश्यकता थी, और हमने क्या दिया, केंद्र को ज्यादा शक्ति। ऐसे अगर फेडरल कैरेक्टर को देखा जाए तो ये एकात्मक गुण है, किसका, हम बोलते हैं संघात्मक गुण और एकात्मक गुण। तो ये तो एकात्मक गुण है ना, कि केंद्र की सरकार क्या कर सकती है, राज्य सरकारों को बर्खास्त कर सकती है। फेडरल में तो ऐसा नहीं होता है। फेडरल में तो क्या है, दोनों के पास अपनी अपनी शक्तियां होती हैं और दोनों अपनी अपनी शक्तियों का क्या करते हैं, पालन। ना तो राज्य सरकार केंद्र सरकार को बर्खास्त कर सकती है, ना केंद्र सरकार सरकारों को। इवन अमेरिका में तो राज्यों को क्या है, ज्यादा पावर है विथ रिस्पेक्ट टू क्या, केंद्र। ज्यादा सब्जेक्ट है ना, पावर का मतलब क्या, राज्यों के पास ज्यादा शक्तियां हैं, ज्यादा विषय हैं। अमेरिका में कुछ ही विषय किसके पास है, केंद्र के पास। लेकिन हम लोग उल्टा देखते हैं कहां पर, भारत में, केंद्र के पास क्या है, ज्यादा विषय है और राज्यों के पास कम। तो इसके पीछे का रीजन साफ साफ है, जो हम लोग शुरू से क्या कर रहे हैं, डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। कुछ बातें लिख लो, नोट करके लिखो, है ना, लिखो। देखो, जैसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे संघीय देशों में, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे संघीय देशों में, संघीय देशों में संघीय सरकार को, यानी कि केंद्र सरकार को, संघीय सरकार को बर्खास्त करने की शक्ति, यानी हटाने की शक्ति लिख देना, राज्य सरकारों को हटाने
की शक्ति प्रदान नहीं की गई है। हटाने की शक्ति प्रदान नहीं की गई है। हालांकि आप देखोगे कि वहां पर भी केंद्र क्या करता है, राज्यों की सुरक्षा करता है। ऐसा तो नहीं अमेरिका में कि हमला हुआ अमेरिका में तो अमेरिका बोल देगा फ्लोरिडा को कि तुम अपना सेना खुद बनाओ और अपनी रक्षा खुद करो, ऐसा तो नहीं है ना। वहां पर भी जो केंद्र की सरकार है वो क्या करेगी, राज्यों की सुरक्षा करेगी, उसकी जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की। लेकिन केंद्र सरकारों के पास ये तो है कि वो राज्यों की क्या करेगा, सुरक्षा करेगा, लेकिन केंद्र सरकार वहां के राज्य सरकारों को हटा नहीं सकता। भारत में भी यही है कि केंद्र की जिम्मेदारी है कि वो राज्यों की क्या करे, रक्षा करे। लेकिन भारत में क्या दे दिया गया कि केंद्र सरकार क्या कर सकता है, बर्खास्त भी कर सकता है अगर दो रीजन हो, पहला कि आंतरिक सुरक्षा का मामला हो और दूसरा क्या है, संवैधानिक जो है जो मशीनरी है वो क्या हो चुकी है, फेल हो चुकी है। ठीक है ना ये चीजें। तो मैंने क्या लिखवाया कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे संघीय देशों में केंद्र सरकार को जो है, संघीय सरकार को जो है राज्यों को हटाने की शक्ति प्रदान नहीं की गई है। जबकि 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 केंद्र सरकार के कार्यों में जबकि केंद्र सरकार के कार्यों में राज्यों की सुरक्षा राज्यों की सुरक्षा राज्यों की सुरक्षा शामिल है। राज्यों की सुरक्षा शामिल है। राज्यों की सुरक्षा शामिल है। अब आप देखोगे कि कभी भी आप अनुच्छेद 356 को अकेले नहीं समझ सकते हैं। उसको समझने के लिए आपको किसको समझना पड़ेगा, पहले अनुच्छेद 355 को। कहा जाता है कि अंबेडकर जी के द्वारा अनुच्छेद 355 को इसलिए शामिल किया गया था कि राज्यों को बर्खास्त करने के मामले में केंद्र सरकार अपनी मनमानी ना कर सके। केंद्र सरकार अपनी मनमानी ना कर सके। जैसे मैंने कहा कि तुमको शक्ति दे रहे हैं कि तुम राज्यों को क्या कर सकते हो, बर्खास्त कर सकते हो। तुम तो फिर कोई भी बहाना बनाओगे कि सड़क में गड्ढा है ना, क्या करो, राष्ट्रपति शासन। ठीक है ना, पुल बह गया, क्या करो, राष्ट्रपति शासन। कुछ भी बहाना बनाया जा सकता है ना। तो अंबेडकर जी का ये कहना था कि ठीक है, केंद्र को हम दे रहे हैं ये पावर किस क्या करने का, राज्यों में सरकारों को बर्खास्त करने का, उसका नियंत्रण अपने हाथों में लेने का, लेकिन संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही ऐसा किया जाना चाहिए। मतलब कोई ठोस कारण हो तभी आप क्या कर सकते हैं, राज्यों के प्रशासन में कोई हस्तक्षेप कर सकते हैं। और अनुच्छेद 355 क्या कह रहा है, दो ही कारण तो बात कर रहा है वो, ठोस कारण है ना, क्या कि आप हस्तक्षेप कर सकते हैं कब, जब क्या हो, आक्रमण, बाहरी आक्रमण या फिर आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, या फिर मामला क्या हो कि राज्य में क्या हो रहा है, जो संवैधानिक तंत्र है वो क्या हो चुका है, फेल। इन दो रीजंस के कारण ही आप क्या कर सकते हो, राज्यों पे इंटरफेयर कर सकते हो। तो अनुच्छेद 355 का इस्तेमाल इसको इसीलिए डाला गया था ताकि केंद्र कोई भी बहाना बना करके, मनमानी करके राज्यों का प्रशासन अपने हाथों में ना ले सके। तो अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 दोनों क्या है, एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। अब अगर कोई सरकार बोलेगी कि हाँ वही गड्ढा सड़क पे है इसलिए हम क्या कर दे रहे हैं, राज्य सरकार को बर्खास्त, तो कोई भी जाके चैलेंज कर देगा, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भैया राष्ट्रीय शासन लगाने के लिए कोई ठोस आधार होना चाहिए। और ये कौन सा आधार है कि सड़क में गड्ढा है तो तुमने क्या कर दिया, पूरे राज्य को गड्ढे में डाल दिया, है कि नहीं। ये चीजें तुरंत हटा देगा ना, तुरंत हटा देगा किसको, उस आदेश को, कौन, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आधार ठोस नहीं है। तो ये कहां से आ रहा है, अनुच्छेद 355 से, है ना। तो अनुच्छेद 355 और 356 आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। तो आगे लिखिए एक और पॉइंट, ठीक है, लिखिए, देखो, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संविधान सभा में अनुच्छेद 355 के संविधान सभा में अनुच्छेद 55 के उद्देश्यों को, संविधान सभा में अनुच्छेद 355 के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए कहा
स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि केंद्र अनुच्छेद 356 के तहत, यदि केंद्र अनुच्छेद 356 के तहत राज्य के प्रशासन में हस्तक्षेप करना चाहता है, राज्य के प्रशासन में हस्तक्षेप करना चाहता है, तो यह हस्तक्षेप संविधान द्वारा केंद्र को दिए गए दायित्वों के तहत ही होना चाहिए। संविधान द्वारा केंद्र को दिए गए दायित्वों के तहत ही होना चाहिए, मेरी बात समझ में आई है ना? मैंने क्या कहा है ना कि सीधी सी बात है, अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग ना हो सके, इसकी तैयारी कब कर ली गई है? 355 में क्या कहा जा रहा है ना? सीधे सीधे कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए आपको हस्तक्षेप करना है, कहां पर है ना? राज्यों के मामले में, राज्यों के प्रशासन को क्या करना है? अपने हाथों में लेना है, तो आप ऐसा तभी कर सकते हैं, और किसके अनुसार कर सकते हैं? संविधान के अनुसार ही कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 355 क्लियर कर रहा है कि अगर आपको हस्तक्षेप करना है राज्यों के प्रशासन के मामले में, तो उसके आधार क्या हो सकता है? दो हो सकता है। पहला आधार मैंने क्या बताया कि वही बाहरी आक्रमण या आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, और दूसरा क्या है कि राज्य में अगर केंद्र को लगता है कि राज्यों में संवैधानिक प्रावधानों का क्या हो रहा है? उल्लंघन, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं संवैधानिक तंत्र की विफलता, है ना? तो रीजन बहुत ही साफ साफ। तो कभी कभी स्टेटमेंट देता है यूपीएससी कि अनुच्छेद 355 को इसलिए शामिल किया गया था संविधान में ताकि राष्ट्रपति शासन जैसी चीजों का दुरुपयोग को क्या किया जा सके? रोका जा सके। तो बिल्कुल ये कथन क्या है? सही है, क्योंकि ये सीधे सीधे बता रहा है कि दायित्व जो दिए गए हैं उसी दायित्व के निर्वहन में आप क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। इसीलिए अनुच्छेद 356 को समझने से पहले समझना पड़ता है क्या? अनुच्छेद 355 को। ठीक है, लेट पहले आ गए थे, लेट से आए हो कि? ठीक है तो हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? राष्ट्रपति शासन। टॉपिक लिख लेना, राष्ट्रपति शासन। अभी यहां से सुनो, ठीक है? इसलिए तो लिखो, इसलिए आगे लिखना, इसीलिए अनुच्छेद 356 के किसी भी अनुच्छेद 356 के किसी भी मनमाने उपयोग को रोकने के लिए इसीलिए अनुच्छेद 356 के मनमाने उपयोग को रोकने के लिए अनुच्छेद 355 को शामिल किया गया। अनुच्छेद 355 को शामिल किया गया। तो मैं एक बार छोटा सा रिपीट कर दे रहा हूं, है ना, क्योंकि अभी नया है। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या? राष्ट्रपति शासन, ठीक है ना? तो राष्ट्रपति शासन के बारे में सुने हो ना? प्रेसिडेंट रूल। कभी कभी राज्यों में केंद्र सरकार क्या कर देता है? राज्य सरकारों को बर्खास्त कर देता है। तो मैंने बताया कि अनुच्छेद 356 के अनुसार केंद्र क्या कर सकता है? राज्यों में प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। लेकिन उससे पहले आता है अनुच्छेद 355, जो ये कहता है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे? राज्यों की सुरक्षा करे। किससे? बाहरी आक्रमण से या फिर आंतरिक अशांति से। इसके अलावा ये केंद्र की जिम्मेदारी है कि वो राज्यों में अगर संविधान का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए भी क्या कर सकता है? राज्य के प्रशासन को अपने कंट्रोल में ले सकता है। ठीक है ना? तो यही है अनुच्छेद 355 जिसकी हम लोग क्या कर रहे थे? चर्चा कर रहे थे। ठीक है ना? तो सबसे पहले पढ़ना है अनुच्छेद 355 को। अब आइए अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 क्या कहता है कि अगर राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हैं, किस बात से संतुष्ट हैं? कि राज्यों में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का क्या हो रहा है? दुरुपयोग, मतलब फेल हो चुका है, यानी कि संवैधानिक तंत्र क्या हो चुका है? फेल हो चुका है।
या फिर राज्य केंद्र के किसी भी इंस्ट्रक्शन को मानने से क्या कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, यानी कि परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें राज्य सरकार को बर्खास्त विफल हो चुका है, तो वहां पर क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन। तो टॉपिक लिखिएगा अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 तो लिख लेना कि देखो अनुच्छेद 356 के अनुसार, अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं और इसके लिए लिखो, और इसके लिए दो आधारों की चर्चा, और इसके लिए दो आधारों की चर्चा संविधान में की गई है। दो आधारों की चर्चा संविधान में की गई है। तो मैंने कहा कि राष्ट्रपति जो है वो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं राज्यों में, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, दो आधार होने चाहिए। और जो दोनों आधार हैं, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाने के जो आधार हैं, आप देखोगे वो दो अनुच्छेदों में क्या है, लिखे गए हैं। एक आधार खुद किसमें है, अनुच्छेद 356 में है, और एक आधार है अनुच्छेद किसमें है, 365 में। 356, 365 याद रहेगा। तो सीधी सी बात है कि राष्ट्रपति शासन लगाने के क्या है, दो आधार हैं। दो आधारों पर ही राष्ट्रपति क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है, जिसकी चर्चा, एक की तो चर्चा, आधारों की चर्चा किसमें की गई है, खुद अनुच्छेद 356 में, और एक आधार की चर्चा की गई है अनुच्छेद 365 में। अनुच्छेद 356 क्या कह रहा है कि संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो चुका है, क्या हो चुका है, संवैधानिक तंत्र, है ना, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। अब संवैधानिक तंत्र का मतलब क्या होता है कि केंद्र राज्यों को जो पावर दिया गया होगा किससे, संविधान से, उसका वो गलत उपयोग कर रहे हैं, राज्य सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, या फिर राज्य सरकार पर जो भरोसा होना चाहिए लोगों का वो क्या है, खत्म हो चुका है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, संवैधानिक तंत्र की विफलता, है ना। या फिर राज्य की सरकार क्या हो चुकी है, अल्पमत में आ चुकी है। कभी कभी होता है ना कि राज्य में गठबंधन की सरकार है और वो क्या हो गया, किसी ने अपना सपोर्ट खींच लिया, तो संविधान क्या कहता है कि आपके पास बहुमत होगा तभी आप क्या चला सकते हैं, सरकार। तो मान लो राज्यपाल को लग रहा है कि अब राज्य सरकार के पास क्या है, बहुमत नहीं है, तो इस आधार पर भी वो क्या लगा देता है, राष्ट्रपति शासन, क्योंकि अब कोई और पार्टी सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, संवैधानिक तंत्र की विफलता। जैसे बिहार में चुनाव हुआ और किसी को बहुमत नहीं मिला, है ना, किसी को बहुमत नहीं मिला, और हम ये कह रहे हैं कि कोई सरकार बनाने के लिए तैयार भी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा ना, ताकि फिर से क्या हो सके, चुनाव हो सके। तो इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, संवैधानिक तंत्र की विफलता, क्योंकि चुनाव तो हुआ लेकिन किसी के पास बहुमत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, संवैधानिक तंत्र की विफलता। इसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया है संविधान में, संवैधानिक तंत्र की विफलता को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि संवैधानिक तंत्र की विफलता क्या होती है। जैसे मणिपुर का था, मणिपुर में लोग ही मुख्यमंत्री का क्या कर रहे थे, विरोध, राज्य सरकार का विरोध। लोग ही कह रहे हैं कि हमको राज्य सरकार पर कोई भरोसा नहीं है क्योंकि वो हमारी रक्षा नहीं कर पा रही है। इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, संवैधानिक तंत्र की विफलता। अरे जब चुनी हुई सरकार पर लोगों का ही भरोसा नहीं होगा तो संवैधानिक रूप से आपके पास बहुमत तो है लेकिन आपके पास शासन करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जनता ही नहीं चाहते कि आप शासन करें। तो बहुत सारी चीजों को आप क्या बोल सकते हैं, संवैधानिक तंत्र की विफलता। तो कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 356 कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन दो आधारों पर लगाया जा सकता है, और दो आधारों में से एक आधार की चर्चा खुद किसमें की गई है, अनुच्छेद 356 में। कहा जा रहा है कि अगर राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हैं कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है ना,
तो वो क्या लगा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन। और दूसरी बात कही गई है किसमें, अनुच्छेद 365 में। अनुच्छेद 365 ये कह रहा है कि अगर केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन राज्य सरकार नहीं कर पाती है तो इस ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करने की स्थिति में केंद्र कब निर्देश देगा राज्य को, जब कोई सिचुएशन खराब होगी। जैसे केंद्र ने राज्यों को कहा कि भैया क्या कीजिए, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है उसके तहत हमें ये काम करना है, लेकिन राज्य सरकार बोल रही है कि हम इंटरनेशनल ट्रीटी को नहीं मानते हैं। तो ऐसा मान लीजिए आपने कोई ट्रीटी किया अमेरिका से, है ना, कि हम वेस्ट बंगाल में या बिहार में जो है कुछ जमीन देंगे जिसमें वहां पर वो अपना यूनिवर्सिटी बनाएगा, पावर प्लांट या कुछ भी ऐसा। तो मान लो कि ठीक है ट्रीटी हो गई देश की किसके साथ, अमेरिका के साथ, तो आपको देना पड़ेगा ना जमीन। अब बिहार सरकार या फिर राज्य की सरकार ये कहे कि नहीं अब हम जमीन देंगे ही नहीं, है ना, तो क्या होगा, आपका आपके ऊपर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है ना, कर्तव्य है जिसको आपको क्या करना होगा, निर्वहन करना होगा। और राज्य सरकार यहां बोले कि हम देंगे ही नहीं जमीन, तो क्या करना होगा, बहुत होगा तो साइट को चेंज कर देंगे। और अगर केंद्र सरकार भी अड़ गई तो बोलेगा, एक निर्देश देगा कि जल्दी से जमीन खाली करवाओ, है ना, क्योंकि अमेरिका सरकार के साथ हमारा क्या है, एक एग्रीमेंट हो रखा है, हमारे ऊपर क्या है, दबाव है। नहीं मानिएगा तो हो सकता है कि क्या कर दे, उस संधि को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को भी क्या कर सकती है, बर्खास्त। तो जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि मान लो किसी सिचुएशन में केंद्र ने क्या किया, राज्यों को कोई निर्देश भेजा और राज्य सरकार उस निर्देश को मानने से क्या कर दे, इनकार कर दे, तो ये भी आधार बनाया जा सकता है क्या लगाने के लिए, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। यानी कि एग्जाम में बार बार पूछता है कि राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगाया जाता है वो किन आधारों पर लगाया जाता है। तो पहला आधार क्या है, एकदम छोटा सा वर्ड याद रखना है, संवैधानिक तंत्र की विफलता। और दूसरा क्या है कि अगर राज्य केंद्र के निर्देशों को मानने से क्या कर दे, इनकार, तो इन दो आधारों पर क्या लगाया जा सकता है, प्रेसिडेंट टूल यानी कि राष्ट्रपति शासन। तो क्या लिखवाया था मैंने, लास्ट पॉइंट पढ़ना, दो आधारों की चर्चा की गई है, संविधान में दो आधारों की चर्चा की गई है। आगे लिखना उसी में, है ना, कि एक आधार लिखो, आगे फुल स्टॉप करके लिखना, एक आधार की चर्चा खुद अनुच्छेद 356 में है। एक आधार की चर्चा खुद अनुच्छेद 356 में है। जबकि दूसरे आधार की चर्चा अनुच्छेद 365 में है, अनुच्छेद 365 में है, अनुच्छेद 365 में है। ठीक है, नया पॉइंट बनाइए, पहला पॉइंट लिखो, नया पॉइंट बना करके एक पॉइंट लिखो, लिखो अनुच्छेद 356 के अनुसार, अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हैं, यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हैं इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें 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 राज्य की सरकार को जिसमें राज्य की सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार, राज्य की सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, नहीं चलाया जा सकता है, तो वे राज्य में
राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं, ठीक है ना। अर्थात लिख लो, अर्थात संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर, अर्थात संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अर्थात संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है ना। तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। लेकिन मैंने क्या कहा, इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है कि जो संवैधानिक तंत्र की विफलता में एक शब्द बता रहा हूं, इस शब्द को जो है हमारे संविधान में, है ना, परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है ना, परिभाषित नहीं किया गया, क्योंकि इसको हम संवैधानिक तंत्र की क्या बोलेंगे, विफलता। हम लोग आम भाषा में क्या बोलेंगे कि जो भी शक्तियां दी गई है राज्य सरकार को, जो भी दायित्व दिए गए हैं, कर्तव्य दिए गए हैं संविधान के अनुसार, किसको, राज्य सरकारों को, अगर राज्य सरकार उसको पूरा करने में क्या विफल है, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि वहां पर संवैधानिक तंत्र की क्या है, विफलता है ना। ये चीजें राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम नहीं कर रही है। ठीक है ना, ये चीजें, तो इस बात को भी मेंशन करो, एक नया पॉइंट बनाओ, लिखो लिखो संविधान में संवैधानिक तंत्र की विफलता शब्द को, संविधान में संवैधानिक तंत्र की विफलता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। 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 ठीक है ना, ये चीजें। अब जैसे मैंने कहा कि राष्ट्रपति अगर इस बात से संतुष्ट हैं कि संवैधानिक तंत्र की क्या हो रही है, राज्य में विफलता हो गई है, तो वो क्या लगा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति शासन लगाएगा वो राज्यपाल की रिपोर्ट पर ही लगा सकता है या स्व प्रेरणा यानी कि सुओ मोटो से के द्वारा, मतलब खुद से आपने रिकॉग्नाइज किया और आपने क्या लगा दिया, किस पर, राज्यों पर राष्ट्रपति शासन। यानी कि मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या जो राष्ट्रपति हैं वो राज्यपाल की रिपोर्ट पर ही प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं राज्यों में, या फिर वह स्व प्रेरणा समझते हो ना, स्व प्रेरणा का मतलब क्या होता है, सुओ मोटो, है ना, स्व प्रेरणा, क्या वो स्व प्रेरणा के आधार पर भी राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। कि दोनों पर, आप एक कह रहा है कि राज्यपाल की रिपोर्ट पर, एक बोल रहा है कि स्व प्रेरणा पर, मैं बोला हूं दोनों पर। राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर भी लगाया जा सकता है और राष्ट्रपति खुद भी क्या कर सकते हैं, सुओ मोटो लेकर के भी क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। दोनों आधार है ना। एक तो है कि राज्यपाल ने रिपोर्ट भेजा कि राज्य में क्या हो रहा है, संवैधानिक तंत्र की विफलता हो चुकी है ना, भेज दिया रिपोर्ट कि यहां पर किसी के पास बहुमत नहीं है और हम क्या लगाना चाहते हैं, राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति ने क्या लगा दिया, प्रेसिडेंट रूल। लेकिन अगर मान लो राज्यपाल कोई रिपोर्ट नहीं भी भेज रहा है और केंद्र को लग रहा है कि राज्यों में क्या है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो वो सुओ मोटो के आधार पर भी क्या लगा सकता है, राष्ट्रपति शासन। तो दोनों होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो यही क्वेश्चन बनता कि सिर्फ क्या क्या कहते हैं, राज्यपाल की रिपोर्ट पर लगाया जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं, राज्यपाल की रिपोर्ट पर भी लगाया जा सकता है और स्व प्रेरणा के आधार पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जल्दी लिखो इसको, ठीक है ना। लिखिए कि राष्ट्रपति 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 राज्य के राज्यपाल के रिपोर्ट, राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर, राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर या स्वप्रेरणा स्वप्रेरणा, ब्रैकेट में क्या लिख लेना, राज्यपाल के रिपोर्ट के बिना, रिपोर्ट को हिंदी में बोलते हैं विवरण, ठीक ना,
तो क्या लिखवाया मैंने कि राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर या स्वप्रेरणा पर, और स्वप्रेरणा लिखने के बाद ब्रैकेट में क्या लिखोगे, राज्यपाल के रिपोर्ट के बिना, ब्रैकेट क्लोज, है ना, ठीक है, स्वप्रेरणा के आधार पर भी, आधार के आधार पर भी, आधार पर भी राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो ये जो पॉइंट मैंने लिखवाया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चल करके इसी को लेकर के क्या होगी कंट्रोवर्सी, क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार आएगी, एक साथ 12 राज्यों, 6 राज्यों, 7 राज्यों का वो क्या कर रही हैं, है ना, बर्खास्त कर दे रही हैं, ठीक है ना, ये चीजें। तो राज्यपाल तो भी उन्हीं का है, राज्यपाल भी तो उन्हीं का है। होता क्या है कि जिस पार्टी का शासन होता है वही अपने किसी व्यक्ति को क्या करती है, राज्यों में राज्यपाल बना करके भेज देती है, और उसको बोलती कि अगर अपोजिशन पार्टी का शासन है तो तंग करो उसको। जैसे तमिलनाडु की सरकार हमेशा क्या करती थी, आरोप लगाती थी, राज्यपाल के साथ उसका हमेशा क्या चलता था, भिड़ंत चलता था, है कि नहीं। उनका आरोप था कि राज्यपाल जानबूझकर हमारे विधेयकों को क्या करता है, लटकाता है। तो खैर वो तो अलग बात है, हम लोग आगे चल करके देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ना, इसको लेकर के बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होगा, क्योंकि एक तो मैं इसने क्या कह दिया कि राज्यपाल की रिपोर्ट भी होनी चाहिए, अगर राज्यपाल रिपोर्ट नहीं दे रहा तो केंद्र सरकार क्या कर सकता है, स्वप्रेरणा, यानी कि बिना रिपोर्ट के भी, अरे राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति लगा रहा है, लेकिन किसके एडवाइस पर लगा रहा है, किसके एडवाइस पर लगा रहा है, राज्यपाल के एडवाइस पर। अरे वो केंद्र सरकार है जो उसको एडवाइस दे रही है कि राज्य में क्या लगा दीजिए, तो राष्ट्रपति अपने विवेक से फैसला नहीं ले रहा है, यहां पर भी उसको एडवाइस कौन दे रहा है, केंद्र की सरकार, यानी कि मंत्री परिषद उसको एडवाइस दे रही है कि जाइए पंजाब में क्या लगा दीजिए, राष्ट्रपति शासन। तो यहां पर संतुष्टि राष्ट्रपति की नहीं है, संतुष्टि किसकी है, केंद्र के सरकार की है, और केंद्र सरकार इसका क्या करेगी आगे चल करके, बहुत ज्यादा दुरुपयोग। तो आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि भैया स्व प्रेरणा से भी लगा सकते हो, लेकिन ठोस कारण होना चाहिए। ये नहीं कि सुबह रात में सोए और मुख्य प्रधानमंत्री को सपना आया कि उस राज्य में क्या लगा दो, शासन, तो उठ करके वो क्या लगा दिया, स्व प्रेरणा, है ना, इसके आधार पर क्या लगा दिया, एक राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट आगे चल करके मामले में क्या कहेगा कि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए क्या होना चाहिए, ठोस आधार। अब ठोस आधार का मतलब क्या, कि कोई रिपोर्ट हो, कोई रिपोर्ट हो, कोई स्टडी हो, है ना, कोई तर्क है ऐसा जिसके आधार पर आप सही प्रूफ कर सके अपने किसको, डिसीजन को। ये नहीं कि बस हमको मन किया और हमने क्या लगा दिया, राष्ट्रपति शासन। तो अभी निर्णय हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राज्यपाल की रिपोर्ट की भी जरूरत पड़ सकती है, और राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी केंद्र सरकार क्या लगा सकता है, राष्ट्रपति शासन, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 356 कह रहा है कि संवैधानिक तंत्र की फलता के आधार पर क्या लगाया जा सकता है। तो एक आधार तो हम लोग समझ गए, एक और पॉइंट लिखो, 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 अनुच्छेद 365 दूसरा आधार कहां पे था, मैंने क्या बताया, दूसरा आधार कहां पे था, अनुच्छेद 365 में। लिखो, अनुच्छेद 365 के अनुसार, अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि कोई राज्य, अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों, यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने, केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने, पालन करने या उसे, पालन करने या उसे प्रभावी करने में असफल होता है, पालन करने या उसे प्रभावी करने में असफल होता है, तो राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति इस आधार पर भी, तो राष्ट्रपति इस आधार पर भी राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं, ठीक है।
तो केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करने पर या फिर उसे, है ना, लागू नहीं करने पर भी ये आधार बन सकता है कि केंद्र क्या कर रहा है, राज्य सरकार को बर्खास्त करके क्या लगा दे रहा है वहां पर, राष्ट्रीय शासन, ताकि वो निर्देशों का क्या कर सके, पालन करवा सके। तो बस यही दो आधार हैं जिसके आधार पर केंद्र राज्यों में क्या लगा सकता है, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, एक अनुच्छेद 356 में खुद है और दूसरा का है अनुच्छेद 365। तो आम भाषा में याद रखना है, दो चीज याद रखिए, संवैधानिक तंत्र की विफलता, एक आधार क्या है, संवैधानिक तंत्र की विफलता, और दूसरा है राज्यों का केंद्र के निर्देशों को नहीं मानना, है ना, या लागू नहीं करना। इस आधार पर क्या लगा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन। क्लियर है, ठीक है ना, ये चीजें, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, तो मान लीजिए कि मान लो कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की क्या हो गई, विफलता हो रही है, तो आपने क्या लगा दिया उसमें, राष्ट्रपति शासन। अब इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, अभी तक जो पढ़ा है उसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना। एक अनुच्छेद 355 मैंने बताया, एक अनुच्छेद 356 जिससे मैंने क्या बताया कि राष्ट्रीय शासन की क्या है, चर्चा है, लेकिन वहां पर दो आधारों का जिक्र है कि दो आधारों के आधार पर ही क्या लगाया जा सकता है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। अब मान लीजिए किसी राज्य में आपने क्या लगा दिया, राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो उसको अनुमोदन करने की जरूरत पड़ेगी ना, अनुमोदन करने की जरूरत पड़ेगी ना, कि बस लगा दिए हो गया। आपको संसद से क्या करना पड़ेगा, अनुमोदन करना पड़ेगा। तो संसद से अनुमोदन करने के लिए कितना समय दिया जाता है, संसद का अनुमोदन का मतलब क्या होता है, उसकी स्वीकृति, है ना। जैसे हमने अभी पढ़ा था राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल में क्या पढ़ा था कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो 1 महीने के भीतर, जिस दिन घोषणा हुई उसके 1 महीने के भीतर क्या करना होता है, संसद की अनुमति की क्या पड़ती है, आवश्यकता। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों क्या करेगा, उसको अनुमति देगा, यानी कि उसको एक्सेप्ट करेगा कि राष्ट्रीय शासन लगाया जाए, और तब जाकर के राष्ट्रीय शासन क्या होगा, पूरे देश में लागू होगा। यही ना पढ़ाया था, ठीक है ना। और क्या बहुमत क्या था वहां पर, विशेष बहुमत, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों क्या करेगा, विशेष बहुमत से जब उसको अनुमोदित करेगा तभी जो नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल है, वो क्या लग सकता है, देश में जारी रहेगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यही ना पढ़ के आ रहे हैं। तो यहां पर भी आप देखोगे राष्ट्रपति शासन जब लागू होता है, घोषणा की जाती है, तो उसको भी क्या पड़ती है, संसद के अनुमोदन की आवश्यकता। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो संसद का अनुमोदन होगा उसके लिए कितना समय यहां पर रखा गया है, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, कितना, 2 महीना पक्का, देखते हैं, ठीक है ना। लिखो लिखो, तो क्या एक हेडिंग लिख लो, राष्ट्रपति संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता, संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता। तो सौरभ बोल रहा है कितना महीना, 2 महीना, तो सही बोल रहा होगा, है कि नहीं ये चीजें। तो राष्ट्रपति शासन के अनुमोदन की आवश्यकता, ठीक है। तो लिखिए, एक पॉइंट लिखिए उसके अंदर, लिखिए, राष्ट्रपति शासन की घोषणा जारी होने के 2 माह, कितना, 2 माह, यानी कि 2 माह का मतलब 2 महीना, ठीक है ना। राष्ट्रपति शासन की घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर, 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा, इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन, संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक है, आवश्यक है, आवश्यक है, ठीक है, आवश्यक है। तो सीधी सी बात है कि संसद के अनुमोदन की क्या पड़ती है यहां पर, आवश्यकता, ठीक है। यानी कि जो राष्ट्रपति शासन ने घोषणा की है उसको संसद में पेश किया जाएगा, यानी कि लोकसभा और किसके पास, राज्यसभा के पास,
और उनको 2 महीने का क्या देंगे, समय देंगे, जिसमें वो क्या करेंगे, इसका अनुमोदन करेंगे, यानी कि उसको एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ हम मान चुके हैं, मानते हैं कि वहां पर क्या लगाया जाए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। यहां पर बहुमत क्या लगेगा, साधारण बहुमत, याद रखिएगा। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जो बहुमत है वो क्या है, साधारण बहुमत है। लिख लो इसको भी, लिखो लिखो। अनुमोदन के लिए, अनुमोदन के लिए, अनुमोदन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। अनुमोदन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है ना। साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है, साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है, 50%। किसका, ये बोल रहा है कि जो प्रेजेंट है उनका, और तुम क्या बोल रहे हो, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का 50%, या जो प्रेजेंट है और वोट किया उसका 50%। एक मिनट रुको, क्या बोल रहा है कुंदन, पहली बार तुम सही बोला है, ठीक है ना, एकदम ठीक है ना। तो साधारण बहुमत का मतलब, उसको तो हम लोग एब्सोल्यूट मेजोरिटी बोलते हैं। जो अभी तुम बोल रहा था सौरभ की, सौरभ बोल रहा था क्या, ठीक है, गुड्डू बोल रहा था कि पूरा का पूरा हाउस का टोटल स्ट्रेंथ का 50%, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण बहुमत, है ना, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। साधारण बहुमत का मतलब होता है सिंपल मेजोरिटी, है ना। और उसका मतलब क्या है, जो लोग प्रेजेंट थे और जिन लोगों ने क्या किया, वोटिंग किया, उसका हाफ, यानी कि 50% प्लस 1। ठीक है ना, ये चीजें तो सबको पता है कि साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है, जितने सदस्य प्रेजेंट थे और जिन लोगों ने क्या किया, वोट किया, ठीक है ना, उसका 50% से ज्यादा क्या कहलाता है, साधारण बहुमत। तो बहुत ही सिंपल बहुमत है ये। 400 लोग प्रेजेंट है तो 201 वोट मिल गया तो क्या हो गया। तो जिस सरकार के पास बहुमत है, पूर्ण बहुमत है, उसके पास आसानी से क्या हो जाता है, साधारण बहुमत। इसलिए केंद्र सरकार आसानी से क्या कर सकते है, किसी राज्य में क्या लगा सकती है, राष्ट्रपति शासन। तो ये याद रखिएगा कि राष्ट्रपति शासन के अनुमोदन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, साधारण। पूरा सेंटेंस पढ़ो, आवश्यकता होती है, ठीक है ना, ये चीजें। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, एक सिचुएशन मैंने बताया था नेशनल इमरजेंसी में, कि मान लो राष्ट्रपति ने क्या किया है, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की, और घोषणा की और अनुमोदन के लिए कहां गया, संसद। लेकिन संसद में लोकसभा का क्या हो चुका है, विघटन। अनुमोदन करने से पहले लोकसभा का क्या हो चुका है, विघटन। तो क्या बताया था मैंने, अगर राज्यसभा उसको 30 दिनों के अंदर क्या कर दे, पारित कर दे, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, वो प्रस्ताव खत्म नहीं होता है। जब लोकसभा का पुनर्गठन होता है ना, तो उसको 3 महीने 30 दिनों का समय देते हैं, ताकि वो उसको क्या कर सके, अनुमोदित कर सके। वो वाला चीज यहां पर भी क्या होगा, लागू होगा। मान लो मैंने राष्ट्रीय शासन की घोषणा कर दी, है ना, और केंद्र सरकार का क्या हो गया, विघटन हो गया, है ना। लोकसभा केंद्र सरकार ने लोकसभा का क्या हो गया, विघटन हो गया, यानी कि लोकसभा ने अभी उसको पास नहीं किया है। तो उसमें भी वही सिचुएशन, कि अगर क्या होता है, कि अगर राज्यसभा उसको क्या कर दे, 30 दिनों के भीतर पारित कर दे, 30 दिनों के भीतर क्या कर दे, पारित, यानी कि एक्सेप्ट कर ले, तो फिर वेट करते हैं किसका, लोकसभा के गठन होने का। और फिर लोकसभा की जब पहली बैठक होगी, तो उसको फिर देंगे 30 दिनों का समय, जिसके अंदर वो क्या कर देगा, अगर पारित कर देगा उसको, तो मान लेंगे कि राज्य में क्या लग चुका है, राष्ट्रपति शासन। तो मैं इसको लिखवा नहीं रहा हूं, ये आपको पता होना चाहिए, कि अगर मान लीजिए, है ना, कि अगर राष्ट्रपति शासन की घोषणा हुई, तो अनुमोदन चाहिए किसका, लोकसभा और राज्यसभा का। लेकिन घोषणा होते ही लोकसभा का क्या हो गया, विघटन हो गया, यानी कि लोकसभा ने उसको पारित नहीं किया है। तो क्या बोला मैंने, कि अगर राज्यसभा उसको, जब प्रस्ताव पेश हुआ, उसके 30 दिनों के भीतर क्या कर दे, पास कर दे, तो प्रस्ताव खत्म नहीं होगा। जब केंद्र सरकार दोबारा बैठेगी, जब चुनाव होने के बाद दोबारा जब लोकसभा की क्या होगी, बैठक होगी, तो लोकसभा की बैठक के 30 दिनों के भीतर लोकसभा को क्या करते हैं हम लोग, ये समय देते हैं कि वो क्या करे, इस प्रस्ताव पर अपना फैसला ले ले। और अगर लोकसभा उसको पारित कर देता है, तो मान लेते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों से क्या हो गया है, उसका अनुमोदन हो गया है, राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू हो जाएगा। क्या हुआ नहीं आज, केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाओगे, का है,
तो केंद्र सरकार को हटा के कहां भेजोगे? केंद्र सरकार को हटा के किसका सरकार बनाओगे? अरे तो केंद्र सरकार पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है, लेकिन केंद्र सरकार को बर्खास्त किया जाता ही है ना। लेकिन केंद्र में किसी सरकार को तुम खत्म कर सकते हो क्या? तो सारे मुख्यमंत्री मिलके चलाएंगे केंद्र को? सिचुएशन तुम समझो पहले कि राज्य में लग रहा है क्या राष्ट्रपति शासन। 28 राज्य हैं भारत में, केंद्र में तुम लगा दोगे राष्ट्रपति शासन, यानी कि केंद्र की सरकार को क्या कर दिए तुम? बर्खास्त। तो देश कौन चलाएगा? अरे नहीं, मिसयूज हो रहा है तो क्या हुआ? मिसयूज हो रहा है तो तुम ही ना वोट दे रहे हो तो मिसयूज हो रहा है। खैर, अगर मिसयूज हो रहा है पावर का, तुम्हें लगता है कि मिसयूज हो रहा है, ठीक है ना, तो मान लो कि 5 साल के बाद वोटिंग होती है ना, तो हटा लीजिए सरकार को, है ना। सरकार को हटा लीजिए, हट ही नहीं रहा है वो अलग बात है, ठीक है ना। तो जनता वोट दे रही है, तो फिर कैसे बोल सकते हो मिसयूज हो रहा है? आपके पास कोर्ट का रास्ता है। देखो समझो इस बात को कि केंद्र में सरकार खाली नहीं रह सकती। अगर केंद्र में भी क्या होता है, समय से पहले लोकसभा का विघटन होता है कि नहीं होता है? तो वहां पर भी राष्ट्रपति बोलते ना कि हाँ अब अपना इस्तीफा दे दीजिए, मान लो उसके पास क्या है, बहुमत नहीं है तो। लेकिन फिर भी वो केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में क्या करता है, काम करता है। क्योंकि आप देश के जो केंद्र में सरकार को बर्खास्त करके किसको बैठाओगे फिर? सेना के बैठेगी? वो तो और खतरनाक है। अभी तो चलो लोकतांत्रिक शासन में बैठे हुए हो, किस दिन सेना उना के बैठ गई ना, तो सारा अधिकार सब रह जाएगा क्या झोले के अंदर? फिर वो टैंक लेके शासन करेंगे ना। पता चला वो जो बैठा हुआ है ना सेना का अध्यक्ष, वो कुर्सी पर नहीं बैठेगा, वो कहाँ बैठेगा? टैंक के ऊपर। बोलेगा आओ बात करने के लिए। तो अभी तो वो और खतरनाक सिचुएशन है ना। तो तानाशाही तो और क्या होती है, खतरनाक। तो यहाँ पर तो आपको अभी भी मौका है क्या करने का, वोट के जरिए सरकार को बदलने का। पता चला कि राष्ट्रपति उस तरह का कुछ मार्शल लॉ उसर लॉ लगवा हुआ दिए, तो पता चला कि फिर जो हो अधिकार मिल रहा है वो भी क्या हो जाएगा, खत्म कर देगा। म्यांमार को देख लो, नॉर्थ कोरिया को देख लो, है ना, है ना। इराक भी एक समय सद्दाम हुसैन, है ना। ये चीजें तो कहने का मतलब है कि अगर आपको लग रहा है केंद्र सरकार, तो सीधी सी बात है कि केंद्र में सरकार को आप अगर हटाते भी हैं, विघटन तो होता ही है ना समय से पहले। लोकसभा कार्यकाल कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। लेकिन 5 वर्ष से पहले विघटन हो सकता है, लेकिन फिर भी जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक वो व्यक्ति क्या रहता है, प्रधानमंत्री के पद पर रहता है। वो केयर टेकर गवर्नमेंट, लेकिन वो बहुत बड़े फैसले नहीं ले सकता, लेकिन रहता तो है ना पद पर। आप उसको खाली नहीं रख सकते। लेकिन एक राज्य में अगर मुख्यमंत्री 6 महीना नहीं रहे तो बहुत बड़ा कोई गुनाह नहीं हो जाएगा। लेकिन केंद्र में आप ये कहोगे कि नहीं, अब प्रधानमंत्री ही नहीं रहेगा, अब राष्ट्रपति अपना हाथ में क्या कर ले सारा शासन ले ले, तो राष्ट्रपति चुना हुआ व्यक्ति थोड़ी है, वो निरंकुश भी तो हो सकता है कि नहीं। ये चीजें तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। ठीक है। देखिए हमारे देश में कोई भी इनविंसिबल नहीं है, कोई राजा नहीं है, उसको हटाया जा सकता है। लेकिन वो जनता के मूड पर डिपेंड करता है कि जनता अभी क्या मूड, किस मूड में है, ठीक है ना। बड़े बड़े नेता हमने बनाए और बड़े बड़े नेताओं को हमने क्या कर दिया, खत्म भी कर दिया। तो जनता के हाथ में शक्ति है ना। तो कोई अपने आप को अगर बोल रहा है कि हम बड़ा नेता हैं, तो जनता ने उसको क्या किया, बड़ा बनाया। और जनता ही उसको क्या कर सकती है, निस्ते नाबूद। उसके लिए आपको शक्ति दिया गया किसका, वोट का, ठीक है ना। उस शक्ति को अगर कोई पहचानता नहीं है तो अलग बात है, ठीक है ना। ये चीजें तभी तो अशिक्षा कहा जाता है ना कि लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरनाक चीज क्या है, अशिक्षा। अशिक्षा है तभी तो 500 रुपया एक चावल का आटा, चावल सॉरी क्या कहते हैं, आटा का एक छोटा सा बोरी, है ना। और 500 रुपया लेकर के वोट को क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। या फिर बहुत पढ़े लिखे लोग घरों में सोए रह जाते हैं कि अरे वोटिंग का दिन है, कौन जाएगा वोट डालने, लाइन में खड़ा रहना पड़ता है कि नहीं। हम मर्सिडीज से चलने वाले लोग लाइन में खड़ा होकर क्या करना पड़ेगा, वोट। साइड से कोई पैसा लेके घुसाएगा भी नहीं, है कि नहीं। होता है क्या वोटिंग में ऐसा, लाइन में आपको लगना पड़ता है ना। कोई बड़ा आदमी जाता है तो क्या साइड से घुस जाता है क्या, उसको भी कहाँ का खड़ा करेंगे लाइन में। तो अधिकतर अमीर लोग तो क्या करते हैं, वोटिंग करने जाते ही नहीं है, और जाते भी तो मीडिया को बुला लेते हैं, होता है ना, लाइमलाइट में आने के लिए कि हम वोटिंग करने गए हैं, ठीक है ना। ये चीजें तो समझिए कि वोट डालने के अधिकार का महत्व नहीं समझिएगा तो ऐसे ही कोई आएगा देश में, आपको
बेवकूफ बनाएगा और देश की सत्ता पर क्या रहेगा, लंबे समय तक काबिज। ठीक है ना, ये चीजें। और आप फिर थाली बजाना और दिया जलाना, यही सब। चलिए, तो कहाँ पे थे हम लोग, है ना। तो मैंने कहा कि अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है और उसके लिए क्या है, साधारण बहुमत की क्या होती है, जरूरत। ठीक है ना, ये चीजें। चलो ठीक है, मान लो संसद से क्या मिल गया, अनुमोदन। तो राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने दिनों तक लगाया जा सकता है राज्य में, और उसकी कोई सीमा है कि नहीं। तो क्या है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट रूल की कोई सीमा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की तरह उसको भी जब तक चाहेंगे तब तक एक्सटेंड कर सकते हैं। कितने सालों तक मैक्सिमम किसी स्टेट में राष्ट्रीय शासन लगाया जा सकता है, 3 साल। एक बार में 1 साल, है ना, एक बार में क्या बोलोगे, 1 साल, है ना। यहां पर भी वही चीज है, देखो जैसे मैंने बताया था इमरजेंसी में, नेशनल इमरजेंसी में हम लोग क्या बोले थे कि एक बार में जब अनुमोदन होगा तो कितना, 6 महीना के लिए, 6 मंथ के लिए। फिर 6 मंथ के बाद आइए फिर से परमिशन लीजिए, फिर उसको क्या कीजिएगा, है ना, 6 मंथ के लिए, यानी कि 1 साल हो गया। उसको ऐसे करके आप कितने भी लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन में भी आप देखोगे कि ऐसा ही होता है कि एक बार में क्या लगेगा, 6 महीने के लिए, ठीक है ना। फिर 6 महीने के बाद आइए फिर से संसद का क्या लीजिए, अनुमोदन लीजिए, फिर वो एक्सटेंड हो जाए क्या करने के लिए, नेक्स्ट 6 महीने के लिए। लेकिन यहां पर यह कहा गया है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 3 साल से ज्यादा नहीं रह सकता। 3 ईयर, 3 ईयर से ज्यादा आप किसी राज्य में किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करके नहीं रख सकते, यानी कि मैक्सिमम लिमिट लगा दिया गया किसमें, राष्ट्रपति शासन में, कि आप 3 सालों से ज्यादा किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा करके रख सकते हैं। लेकिन 3 साल ही बहुत होता है। अरे किसी राज्य में अगर केंद्र इनडायरेक्टली क्या कर ले, अपना सत्ता अपने हाथों में ले ले, और 5 साल तो क्या होता है, टर्म होता है किसका, राज्य सरकार का। और 3 साल आप क्या, अगर मान लो अनगिनत टाइम की लगा देते तो पता चलता कि किसी किसी स्टेट में 10-10 साल तक क्या लगा हुआ है। मान लो केंद्र में बैठी हुई पार्टी को लग रहा है कि हम केरल में नहीं जीत पाएंगे, तो क्या कर दिया, इनडायरेक्ट शासन, बोला कि हटाओ केरला की सरकार को, ठीक है ना, बोल दो वहां पे संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई। ठीक है, और उसके बाद 10 साल तक 15 साल तक वो क्या करती, शासन को एक्सटेंड करती रहती, है ना। हाइपोथेटिकल चीज है, लेकिन ऐसा हो सकता था ना। मान लीजिए कि कोई सत्ता में रह गया 10 साल तक, और उसने बोला कि केरल में हम जीत नहीं पाएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, वहां पे लगा देते हैं क्या, प्रेसिडेंट रूल, और 10 साल तक वहां पे चुनाव नहीं करवाएगा, तो इनडायरेक्टली शासन किसका हुआ, उसी पार्टी का, केंद्र का हो गया, है कि नहीं। तो इन सब चीजों से बचाने के लिए क्या कह दिया गया कि राष्ट्रीय शासन किसी स्टेट में कितना लगाया जा सकता है, मैक्सिमम कितना, 3 वर्षों के लिए। लेकिन आप देखोगे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें भी कुछ सेफगार्ड क्या किए गए, जोड़े गए। ये जो मैंने 6-6 महीने वाला बात कहा है, वो कब जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, कि अगर आप राज्य में लगाते हैं क्या, प्रेसिडेंट रूल, तो आपको जब संसद से क्या मिलेगा, अनुमोदन मिलेगा, तो वो एक बार में कितने दिन के लागू रहेगा, 6 महीना के लिए, ठीक है ना। 6 महीना के बाद तुम फिर से आओ संसद में, फिर से परमिशन लो, और फिर से उसको क्या कर सकते हो, 6 महीना के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। तो 6-6 महीना करके आप एक्सटेंड कर सकते हैं कितना, 3 साल तक के लिए, ठीक है। लेकिन 3 साल भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो एक और चीज जोड़ दिया 44वें संविधान संशोधन ने, बोला कि 1 साल के बाद अगर किसी स्टेट में तुमको राष्ट्रपति शासन लागू रखना है, तो वो 2 ही कारणों से लागू रह सकता है। मान लीजिए मैंने किसी स्टेट में क्या लगा दिया, राष्ट्रपति शासन, मैक्सिमम कितना दिन तक रख सकते हैं, 3 सालों तक, लेकिन 3 साल भी बहुत ज्यादा होता है। तो 44वां संविधान संशोधन कर रहा है कि पहले तो 6-6 महीना तक, एक बार में 6 महीना, फिर दोबारा 6 महीना, ऐसे करके आओ। लेकिन एक और चीज जोड़ दिया, बोला कि अगर आपको 1 साल से ज्यादा रखना है क्या, प्रेसिडेंट रूल को, तो वो 2 ही कंडीशन में हो सकता है। पहला, कि देश में लगा हुआ हो राष्ट्रीय आपातकाल, है ना, देश में क्या लगा हुआ हो, राष्ट्रीय आपातकाल। और दूसरा उसने कहा कि चुनाव आयोग ये लिखित रूप से घोषित करे कि उस स्टेट में अभी चुनाव कराने के जैसा माहौल नहीं है, तभी आप क्या कर सकते हैं, उस स्टेट में राष्ट्रपति शासन को
1 साल से ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। नहीं तो यानी कि यहां पर देखोगे कि जो संविधान में संशोधन किया गया वो साफ साफ कह रहा है कि आप 1 साल के भीतर क्या करा लीजिए, वहां पर नई सिरे से चुनाव। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो मैंने कहा था कि राष्ट्रीय शासन का बहुत ज्यादा क्या हुआ है मिसयूज। और इस मिसयूज को रोकने के लिए क्या किया गया, तो संविधान कहता था शुरू में कि आप क्या लगा सकते हैं, 3 वर्षों तक किसी स्टेट में क्या लगा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन। अब इसको मिसयूज को रोकने के लिए पहला क्या जोड़ा गया कि आप एक बार में कितना लगाएंगे, 6 महीने के लिए, और हर 6 महीने के बाद आपको क्या करना होगा, संसद की अनुमति लेनी होगी। ठीक है ना, संसद की अनुमति लेनी होगी। लेकिन साधारण बहुमत है, आसान है सरकार के लिए, वो 6-6 महीने के बाद क्या करेगा, एक्सटेंड करता चला जाएगा, है ना। किसी भी सरकार के लिए साधारण बहुमत प्राप्त करना क्या है, काफी आसान। तो एक और चीज जोड़ दिया गया, बोला गया कि 1 साल के बाद, है ना, 1 ईयर के बाद तुम तभी एक्सटेंड कर सकते हो, किसको, प्रेसिडेंट रूल को, जब 2 कंडीशन में से कोई एक हो। पहला क्या, कि देश में क्या लगा हुआ हो, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। अब नेशनल इमरजेंसी में चुनाव कौन करवाएगा, है कि नहीं, ये चीजें। और दूसरा कि अगर चुनाव आयोग ये लिखित रूप से दे दे कि उस स्टेट में अभी चुनाव कराने का माहौल नहीं है, हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा पाएंगे, तो एक्सटेंड किया जा सकता है क्या, प्रेसिडेंट रूल 1 साल से ज्यादा। ये इसलिए जोड़ा गया ताकि केंद्र की सरकार लंबे समय तक राज्यों की सरकारों को बर्खास्त करके नहीं रख सके। ठीक है ना, मनमानी अपनी नहीं करे। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है ना, ये चीजें। तो हाँ, तो मणिपुर में जैसे ही एक बार किया, एक बार इसे एक्सटेंड किया, तो आप देखोगे वहां पर क्या लगाना पड़ा, हटाना पड़ा, किसका, प्रेसिडेंट रूल को। और वहां पे नई सरकार का क्या हुआ, गठन, है ना। क्यों हुआ, क्योंकि ना तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है और ना ही इलेक्शन कमीशन ने ये कहा। हाँ, इलेक्शन कमीशन कह सकता था, लेकिन चूंकि हमारा सरकार है उसी का है, ठीक है ना, ये चीजें। अगर इलेक्शन कमीशन ये कह देता कि मणिपुर में तो अभी भी हिंसा हो रही है, वहां चुनाव तो कराने का भी माहौल नहीं है, लेकिन ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने लिखित रूप से नहीं दिया सरकार को, है ना। हाँ हाँ, नहीं तो वो क्या होता कि उसको एक्सटेंड करना पड़ता। देखो हुआ क्या है, मणिपुर में जिस पार्टी की केंद्र में सरकार है वही वहां पर बहुमत में है, और दबाव था कि भाई एक मुख्यमंत्री और हो जाएगा, किसका, तुम लोग समझ ही रहे हो, नाम लेना ठीक नहीं है। तो इसीलिए आप देखोगे 1 साल के बाद हटा लिया गया और फिर से उसी का क्या बना, मुख्यमंत्री। तो खैर, अगर चुनाव आयोग ये लिखित रूप से दे देता कि नहीं हम नया चुनाव नहीं करवाएंगे क्योंकि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करा पाएंगे क्योंकि मणिपुर में क्या हो रही है, हिंसा, है ना, तो राष्ट्रीय शासन को क्या करना पड़ता है, और एक्सटेंड। तो यहां पर केंद्र ने बोला कि नहीं, अपना ही कोई मुख्यमंत्री बैठाते हैं, आराम से 2-3 साल क्या करेंगे, शासन, बाद में देखा जाएगा, 3 साल के बाद चुनाव ना होगा। तो खैर, इसीलिए आज के टाइम में प्रेसिडेंट रूल का आप ज्यादा मिसयूज नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आया? ठीक है ना, तो लिखिए इस बात को। देखो देखो, एक पॉइंट लिखो, अनुच्छेद 356 के अनुसार, अनुच्छेद 356 के अनुसार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 महीने, एक बार में 6 महीने, 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, और अधिकतम, एक बार में 6 महीने के लिए और अधिकतम 3 साल के लिए, यानी कि 3 वर्ष, 3 साल के लिए लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। ठीक है, फिर आगे लिखो, तो एक बार में कितना, 6 महीना, ठीक है ना, और 6 महीने के बाद एक्सटेंड करें तो फिर से क्या लीजिए, संसद की अनुमति। तो लिखिए कि हर 6 महीने में, हर 6 महीने में
दोबारा राष्ट्रपति शासन को लगाने के लिए, दोबारा राष्ट्रपति शासन को लगाने के लिए संसदीय मंजूरी की जरूरत होती है। संसदीय मंजूरी की जरूरत होती है। संसदीय मंजूरी की जरूरत होती है। तो ठीक सीधी सी बात है कि एक बार में 6 मंथ, ठीक है ना, लेकिन टोटल कितना है आपका 3 ईयर, 3 ईयर है, और एक बार में कितना है 6 मंथ है, और हर 6 महीने के बाद एक्सटेंड करना है तो आप क्या कीजिए, है ना, संसद के क्या लीजिए, अनुमति। लेकिन इसका भी दुरुपयोग हो रहा था, है ना, तो क्या किया गया, 44वां संविधान संशोधन। लिखो, नोट करके लिखो, है ना, नोट करो, एक नोट लिखो। देखो, राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को रोकने के लिए, राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को रोकने के लिए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा एक प्रावधान जोड़ा गया। 1978 के द्वारा एक प्रावधान जोड़ा गया, जिसके अनुसार एक प्रावधान जोड़ा गया जिसके अनुसार राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष के बाद जारी रखने के लिए 2 परिस्थितियों का पूरा होना आवश्यक है। 2 परिस्थितियों का पूरा होना आवश्यक है। पूरा होना आवश्यक है। डैश देख लिखो, पहला पॉइंट तो क्या है, परिस्थितियां पहला लिखियो, आवश्यक है, और डैश देख लिखिए पहला पॉइंट। देखो, यदि पूरे भारत, पहला पॉइंट क्या है, यदि पूरे भारत या उसके किसी भाग में, या तो पूरे भारत या उसके किसी भाग में, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो, या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की गई हो, तथा दूसरा पॉइंट, तथा करके नीचे क्या लिखना, दूसरा पॉइंट, चुनाव आयोग यह प्रमाणित करे, चुनाव आयोग यह प्रमाणित करे कि संबंधित राज्य में, प्रमाणित करे कि संबंधित राज्य में विधानसभा के चुनाव के लिए, संबंधित राज्य में विधानसभा के चुनाव के लिए कठिन परिस्थिति उपस्थित है, कठिन परिस्थिति उपस्थित है। कठिन परिस्थिति, है ना, उपस्थित है, ठीक है, ये चीजें।
तो 44वां संविधान संशोधन 1978 वो क्या करता है, इस तरह की बातें यहां पर जोड़ देता है। लेकिन आप कहोगे सर कि कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां पर 12-12 साल तक क्या लगाया गया, राष्ट्रीय शासन। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे क्या है कि जो पंजाब राज्य था उसमें आप देखोगे कि 1987 से लेकर के 1992 तक, कहां से कहां तक, 1987 से लेकर के 1992 तक क्या लगाया गया, राष्ट्रपति शासन। कितना साल हो जाता है, 7-5-12, यानी कि 5 वर्ष पंजाब क्या रहा, राष्ट्रपति शासन के अधीन, है ना। तो कैसे हो गया ये, मैं तो अभी बोल रहा हूं क्या कि जो 3 साल मैक्सिमम हो सकता है ना, लेकिन यहां पर राष्ट्रपति शासन क्या लग गया है 5 सालों के लिए। ऐसा और भी स्टेट है जहां पर लंबे समय तक क्या रहा, प्रेसिडेंट रूल रहा। तो इसका कारण क्या है, देखिए मैंने कहा कि आप नॉर्मल 3 साल से ज्यादा जो है प्रेसिडेंट रूल कहीं पर रख नहीं सकते, लेकिन पंजाब में ये वो समय है जब पंजाब में उग्रवाद क्या था, चरम पर था, और उग्रवाद के खिलाफ क्या चल रही थी, लड़ाई चल रही थी। और अभी हम 355 पढ़ा के आ रहे हैं कि ये केंद्र का कर्तव्य है कि वो राज्यों की बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से क्या करे, सुरक्षा करे। अब अपने इस कर्तव्य का पालन करने के लिए वो क्या लगा सकता है, राष्ट्रपति शासन। अब देखिए यहां पर क्या था कि कठिन परिस्थितियां थी, मतलब उग्रवाद है, और उग्रवाद जब चरम सीमा पर है तो क्या वहां पर फेयर इलेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि आतंकवाद चल रहा है। आतंकवाद के बीच में अगर आप इलेक्शन करवाओगे तो क्या राइट टू वोट का इस्तेमाल जनता कर पाएगा, उसके जीवन की रक्षा भी तो कर जरूरी है। पोलिंग बूथ पर ही बम विस्फोट किसी ने कर दिया तो हो गया 50-100 लोगों की मौत, है कि नहीं। तो सुरक्षा कारणों से सीधे सीधे चुनाव आयोग ने क्या कह दिया कि हम वहां पर चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है। तो आप देखोगे कि कुछ कठिन परिस्थितियों में, जैसे मैंने कहा उग्रवाद है ना, तो इस कारण से आप देखोगे कि आप 3 साल के टर्म को भी क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि राज्य की सुरक्षा करना केंद्र का क्या है, कर्तव्य। सबसे पहला कर्तव्य तो ये है, हमने बोला कि राष्ट्रीय शासन 3 साल से ज्यादा आप नहीं लगा सकते। लेकिन 3 वर्ष के बाद भी अगर मान लो राज्य में अशांति है तो क्या होगा, जबरदस्ती चुनाव। हमारे देश में लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में हम पढ़ा के आए थे कि लोकतंत्र में असली लोकतंत्र तभी हो सकता है जब जनता क्या करे, अपने वोट के अधिकार का सही तरीके से उपयोग कर सके, या फिर जब चुनाव लड़ने के लिए इक्वल लेवल क्या हो, फील्ड हो। मान लो आतंकवाद के कारण बहुत सारी पार्टियों ने चुनाव लड़ने से ही क्या कर दिया, इनकार कर दिया, तो क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाएगा। इलेक्शन का मतलब क्या कि सभी पार्टियां चुनाव मैदान में क्या है, उतरें और अपने अपने कैंडिडेट क्या करें, खड़ा करें, और उनके बीच में क्या हो, मुकाबला, और जनता भी खुल करके क्या कर रही है, अपना वोट दे रही है। मान लो जम्मू कश्मीर में 90 के दौर में जब आतंकवाद बहुत ज्यादा था, तो कुछ कुछ एरिया में कुछ पार्टियां अपना कैंडिडेट ही खड़ा नहीं कर पा रही थी, तो क्या इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन माना जा सकता है, नहीं माना जा सकता है। तो सही मायने में लोकतंत्र में हम वो सिचुएशन देखते हैं कि क्या यहाँ पर जनता अपने वोट के अधिकार का सही तरीके से उपयोग कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो इस कारण से आप देखोगे उग्रवाद के कारण या अन्य परिस्थितियों के कारण आप देखोगे कहीं कहीं राज्यों में लंबे लंबे समय तक क्या रहा है, प्रेसिडेंट रूल। तो ऐसे भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो गया, तो इसके लिए रीजन क्या है, वही अनुच्छेद 355 जो क्या कह रहा है कि ये केंद्र का कर्तव्य है कि वो राज्य की क्या करे, सुरक्षा करे। तो अगर उग्रवाद अगर बढ़ गया है, उसमें अशांति हो गई है ना, क्या अशांति हो गई है, और वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना क्या है, मुश्किल है, तो राष्ट्रपति शासन को हम 3 साल से भी ज्यादा क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसके एग्जाम्पल आपको भर भर के मिलेंगे। कैसे कई राज्य हैं जहां पर आप देखोगे कि राष्ट्रपति शासन जो है क्या है, लंबे समय तक लगाया गया है। ठीक है ना ये चीज, लेकिन इसके लिए रीजन क्या है, अलग अलग। ठीक है ये चीज, ठीक है। तो एग्जाम्पल में लिख सकते हो, लिखो, है ना, नोट करके लिख लो। अच्छा नोट में ही लिख रहे थे ना इसको तो हम लोग, है ना, तो लिख लो कि अतीत में विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन, विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन को काफी लंबे अवधि के लिए बढ़ाया गया है,
काफी लंबे अवधि के लिए बढ़ाया गया है। जैसे जैसे बढ़ते उग्रवाद के कारण पंजाब में 1987 से लेकर 1992 तक, यहां लिखा है मैंने 1987 से लेकर के 1992 तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ठीक है ना। तो मैंने साफ साफ कहा कि ठीक है, नियम तो ये कहता है कि 3 साल से ज्यादा आप लगा नहीं सकते, लेकिन अगर विशिष्ट परिस्थितियां आ जाएंगी, उग्रवाद जैसे परिस्थितियां, और उग्रवाद अपनी चरम सीमा पर है, तो सीधी सी बात है केंद्र सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी का क्या करेगा? निर्वहन। अनुच्छेद 355 कह रहा है कि राज्यों की सुरक्षा करना केंद्र की क्या है? जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी की सुरक्षा उसको निभाने के लिए अगर उसको लंबे समय तक क्या लगाना पड़ जाए? शासन, राष्ट्रीय शासन, तो वो क्या कर सकता है? लगाए रख सकता है। ठीक है ना, ये चीजें। तो दोनों अनुच्छेद 355 इसीलिए पढ़ना बहुत ही क्या है? जरूरी है। तो ऐसे और भी राज्य हैं जहां पर आप देखोगे क्या लगा है? लंबे समय तक राष्ट्रीय शासन लगा। जैसे पुडुचेरी जैसा राज्य है, वहां पर राष्ट्रीय शासन खूब लगा। क्यों लगता है? बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। एक पार्टी जीतती है, 2 महीना के बाद कुछ विधायक छोड़ करके कहीं चले जाते हैं दूसरे पार्टी में, पता चला गिर गया सरकार, तो 6 महीना के लिए क्या लग गया? फिर वहां कोई नई पार्टी की सरकार बनी, 4 महीना के बाद उसके 2-4 विधायक उठ के कहां चले गए? किसी और पार्टी में। तो वहां पर क्या है? अलग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण क्या है? लंबे लंबे समय तक क्या लगा? राष्ट्रपति शासन। अब उसका कोई चोड़ ही नहीं है, सीधी सी बात है ना, ये चीजें। और कुछ जैसे पंजाब है, आपका जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर भी लंबे लंबे समय तक क्या लगा है? क्योंकि वहां पर चुनाव कराना क्या था? बहुत ही मुश्किल। ठीक है ना। तो नियम तो है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इस नियम को भी क्या किया गया है? तोड़ा गया है। ठीक है ना, ये चीजें। आप कोई डाउट? हाँ, दोनों दोनों एक साथ। अरे, मैंने क्या बोला था? राष्ट्रीय आपातकाल में सरकारें उसी तरीके से काम करते हैं जिस तरीके से नॉर्मली काम हो रहा है। मान लो आपातकाल लगा 2 साल 3 साल के लिए, और 4 राज्यों में चुनाव आ गए, तो क्या चुनाव नहीं करवाओगे? चुनाव तो होगा। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल है, सुरक्षा की कोई सिचुएशन आ गया, और चुनाव आयोग ने कह दिया कि हम अब क्या करेंगे? अभी चुनाव नहीं कराएंगे। तो क्या हो सकता है? हम लोग बोले थे ना कि या तो राज्य सरकार के कार्यकाल को हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति शासन अगर लगा है तो उसको भी क्या कर सकते हैं? 1 साल से ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो दोनों तथा लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये चीजें। तो आप तभी बढ़ा सकते हैं 1 साल से ज्यादा जब देश में क्या लगा हुआ हो? नेशनल इमरजेंसी, तथा चुनाव आयोग ने इस बात की घोषणा कर दी हो कि वहां पर अभी इलेक्शन कराने में उसको क्या है? कठिनाई है। तभी तो मणिपुर का एग्जाम्पल ले रहा है। मणिपुर में 1 साल से ज्यादा कहां लगा? प्रेसिडेंट रूल, है ना। क्योंकि 1 साल के बाद सरकार को क्या करना पड़ा? या तो वो चुनाव करवाती, या फिर जो पहले से जिसके पास क्या है? बहुमत है, उसी को क्या बना मौका मिला क्या करने का? यानी कि विधानसभा को भंग नहीं किया गया था, विधानसभा को सस्पेंड रखा गया था। ठीक है ना। अगर विधानसभा को भंग कर देती कौन? केंद्र सरकार, तो वहां पे क्या होता है 1 साल के बाद? चुनाव। अभी इस पे बहुत खतरनाक जजमेंट आना बाकी है। ठीक है ना। अभी हम लोग बहुत कुछ नहीं जानते हैं, अभी तो शुरुआत हुई है। ठीक है ना। तो अभी जब सुप्रीम कोर्ट का जब अभी आएगा न्यायिक निर्णय, तो उसमें खतरनाक चीजें सामने आएंगी। ठीक है ना। कि अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो क्या विधानसभा भंग हो जाती है, या विधानसभा सस्पेंड रहती है? मणिपुर में क्या हुआ? विधानसभा सस्पेंडेड थी। विधानसभा को अगर भंग कर देते हैं तो क्या होता? चुनाव कराना पड़ता। सुप्रीम कोर्ट आगे चल करके कहेगा कि भैया तुम कम से कम 2 महीना तक क्या करो? पहले क्या करती थी सरकार कि राष्ट्रपति शासन लगाया और विधानसभा को भंग कर देती थी। तो भंग क्यों करती थी? क्योंकि अपनी पार्टी को फिर जितवाना है ना। तो यही तो मिसयूज था कि अगर कोई अपोजिशन का पार्टी जीत गया और हमको अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या लगा देते हैं? प्रेसिडेंट रूल, और उसकी विधानसभा को क्या कर देते हैं? भंग, है ना। तो आगे सुप्रीम कोर्ट आगे चल के कहेगा कि विधानसभा को आप सीधे भंग नहीं कर सकते,
कम से कम 2 महीने का समय तो आपको लेना पड़ेगा, जिसमें विधानसभा क्या रहेगी, सस्पेंड, क्योंकि 2 महीने का समय किसके लिए चाहिए, अनुमोदन करने के लिए। तो आप लगाते ही विधानसभा को भंग मत करिए, क्योंकि भंग कर देने का मतलब है कि दोबारा से क्या होगा, चुनाव। तो अभी जो मणिपुर में था, तो बीजेपी को ही वहां पर क्या था, बहुमत था। तो केंद्र की सरकार ने क्या किया, लगाया तो जरूर प्रेसिडेंट रूल, लेकिन विधानसभा को भंग नहीं किया, क्योंकि बहुत मुश्किल से तो क्या मिला है, बहुमत। अगर वहां पर वो भंग कर देती तो वहां पर क्या कराना पड़ता, चुनाव। हो सकता है चुनाव में जो है सरकार पूरी तरीके से क्या हो जाती, हार जाती। तो ये सब कैलकुलेशन वो करते रहते हैं, है ना, पॉलिटिकल पार्टी है ना। हमारे जैसे 100 लोगों को बैठा के रखा उसने क्या करने के लिए, सैलरी देती वो किस करिए, स्ट्रेटजी बनाने के लिए, है ना, ये चीजें। खैर वो सब हम लोग बाद में बात करेंगे, इसमें कोई डाउट। तो प्रेसिडेंट रूल 2 आधारों पर लगाया जा सकता है। पहला क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की विफलता, और दूसरा क्या था, अगर राज्य केंद्र के निर्देशों को मानने से क्या कर दे, इनकार कर दे। दूसरा मैंने बताया कि राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर भी लगाया जा सकता है, और स्व प्रेरणा से भी लगाया जा सकता है, यानी कि बिना रिपोर्ट के भी लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन एक बार में कितना, 6 महीना, लेकिन मैक्सिमम कितना लगा सकता है, 3 साल तक। लेकिन मैंने बताया कि 44th अमेंडमेंट जिसने क्या किया, एक सेफगार्ड दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि आप 1 साल से अगर ज्यादा कहीं किसी स्टेट में क्या लगा सकते हैं, राष्ट्रीय शासन लगाना चाहते हैं, तो 2 कंडीशन के आधार पर ही आप 1 साल से ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। और वो दोनों कंडीशन आपको पता है कि अगर राज्य देश में क्या लगा हुआ हो, नेशनल इमरजेंसी, और चुनाव आयोग इस बात की घोषणा कर दे कि हम चुनाव वहां पर अभी कराने की स्थिति में नहीं है, तभी आप किसी राज्य में 1 साल से ज्यादा क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड कर सकते हैं। राज्य के अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है, संसद के अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है ना। और संसद के अनुमोदन के लिए, है ना, कितना समय दिया गया है, 2 महीने का समय दिया गया है, और बहुमत कौन सा लगता है, साधारण। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम लोगों ने अभी पढ़ लिया। अब हमें देखना है राष्ट्रपति शासन का प्रभाव। ठीक है, तो लिखिए टॉपिक, ब्रेक। हाँ, इतना तो कॉमन सेंस तो सरकार के पास है ना, कि लगाया है मणिपुर में इमरजेंसी, और बर्खास्त कर दिया किसको, बिहार की सरकार को। तो मतलब देश है कि संविधान का उल्लंघन, ये क्या है, मजाक थोड़ी है ना, जलेबी थोड़ी ना बन रहा है कि कहीं भी। तो समझो इस बात को कि या तो पूरे देश में लगेगा या फिर किसी क्षेत्र में लगेगा। तो किसी क्षेत्र में लगा है, मान लो नॉर्थ ईस्ट में लगा, पूरे नॉर्थ ईस्ट में क्या लगा दिए, नेशनल इमरजेंसी। तो वहां पे जो 7 राज्य हैं उनकी सरकारों को ये करेंगे, है ना, वहां पर इसका असर होगा। कि पता चला कि लगा हुआ है नेशनल इमरजेंसी कहां पर, नॉर्थ ईस्ट में, और तमिलनाडु की सरकार को बर्खास्त कर देगी, नो। तो नहीं कर सकते ना ऐसा, सही सी बात है, ठीक है ना। तो ये समझो इस बात को कि किसी एक क्षेत्र में क्यों लगाते हैं, कि वहीं उस क्षेत्र में क्या डिस्टरबेंस होगा, तो जो करना होगा उस क्षेत्र में करेंगे ना। इतनी मनमानी नहीं, अरे लोकतंत्र में रह रहे हो, ठीक है ना। संविधान के प्रावधानों का इतना ज्यादा जो है खुला माखौल उड़ाया नहीं जा सकता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को बैठा के रखे हैं कि कोई ठीक है, कोई आ गया, तुगलक, तुगलकी फरमान बोलते हैं ना, कौन था वो, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। जो मन किया सो क्या कर दिया, तो बोलते तुगलकी फरमान आया ना। आज भी उस कहावत को लिखा था कि तुगलकी फरमान है। तो कभी मन किया तो कुछ आदेश दे दिया, कभी मन किया तो कुछ आदेश दे दिया, है कि नहीं। तो तुगलकी फरमान आज भी कहावत बन गया है। तो इस देश में संविधान है, उसमें आप तुगलकी फरमान अगर दोगे तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। एक तो देगा नहीं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल बिठा के रखे हुए हैं, वो भी बोलेगा तुम मोहम्मद बिन तुगलक हो क्या, है कि नहीं। अरे देश का संविधान ये कह रहा है, तुम उल्टा सीधा जो है आदेश मत दो। अगर दे भी दिए तो कहाँ है, हमारा कोर्ट बचा हुआ है ना, और कोर्ट क्या करेगा, उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो इतना ज्यादा मनमानी आप नहीं कर सकते, तभी तो हम लोग बोले कि संविधान सीमा लगाता है किसके ऊपर, सरकार के ऊपर, ठीक है ना, ये चीजें।